अध्याय 14 अर्धचालक युक्तियां। और इसमें हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें। पहला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होते हैं। तो पी प्रकार माने पॉजिटिव प्रकार का है, और पॉजिटिव प्रकार माने धनात्मक। धनात्मक का मतलब इसमें क्या होंगे, होल। इसका सही आंसर है होल। फिर है अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता, तो चालकता उसकी बढ़ती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई होती है। तो इसका सही उत्तर है 10⁻⁻6 मीटर। फिर प्रश्न है, जब पीएन संधि डायोड पर अग्रदिशिक बायस हो तो यहाँ पर जो रोधक विभव होता है या रोधिका विभव होता है वो घटता है। फिर है प्रश्न, परम शून्य ताप मतलब हो गया 0 केल्विन ताप पर जो जर्मेनियम है वो कैसा होगा, कुचालक होगा। चाहे वो जर्मेनियम पूछे या सिलिकॉन पूछे या शुद्ध अर्धचालक पूछे, ये कुचालक होते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ खाली स्थान वाला प्रश्न है, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच की ऊर्जा का अंतर खाली स्थान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, वर्जित अंतराल, एनर्जी गैप है ये। फिर है प्रश्न, अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर है ये डोपिंग। फिर है सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको होल भी कहते हैं, या होल ना हो तो आप बीवर भी भर सकते हैं, या इसको कोटर भी कहते हैं। इन तीनों में से कोई एक चीज आप भर सकते हैं। इसके बाद है, निज अर्धचालक के वर्जित अंतराल की कोटि होती है। तो जो निज अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक होता है, उसकी कोटि लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फिर है, अग्र अभिनत में डायोड के एन क्षेत्र को बैटरी के खाली स्थान से जोड़ते हैं। तो अग्र अभिनत में जो एन क्षेत्र है ये निगेटिव कहलाया, तो इसको किससे जोड़ेंगे, निगेटिव से, माने ऋण से जोड़ते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी का। लेकिन इसके पहले आप ये समझिए, इसमें केवल हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि आपकी इच्छा है कि हम सारे प्रश्नों को पढ़ें और सब कुछ नोट्स देखें, तो आप एलके फिजिक्स ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें नोट है और क्वेश्चन बैंक है और टॉपिक वाइज वीडियो हैं, उनको आप देख सकते हैं। या फिर यूट्यूब चैनल है एलके फिजिक्स, उसको आप सब्सक्राइब कर लें तो उसमें सब कुछ देख सकते हैं। तो इसमें केवल उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर सही जोड़ी का प्रश्न आ गया है, पी प्रकार का अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है, माने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ होल, माने यहाँ होलों की संख्या ज़्यादा, इस साइड मुंह खुला है ना, तो इसमें होलों की संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की कम है, तो ये पी प्रकार कहलाया। एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, निगेटिव है, तो एन ई ग्रेटर देन एन एच हो जाएगा, माने इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों से अधिक होती है। फिर यहाँ निज अर्धचालक होता है या नैज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होलों की संख्या के बराबर होती है। फिर यहाँ अग्रभिनत है, तो अग्रभिनत में होता है ये नी वोल्टेज, और पश्च अभिनत में होता है भंजन वोल्टेज या जेनर भंजन वोल्टेज। तो इस तरह से ये सही जोड़ी का प्रश्न है। आपको ये भी समझना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है ये किसी फॉर्मेट में आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि खाली स्थान वाला खाली स्थान में ही आए, वो विकल्प में आ सकता है, एक वाक्य में आ सकता है, जोड़ी में आ सकता है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए तो हमसे बन जाए। फिर यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर है, इन प्रश्नों को देखते हैं। 0 केल्विन ताप पर निज अर्धचालक किस प्रकार व्यवहार करता है। तो ये निज अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है वो कुचालक होता है। फिर है, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश होते हैं। एन प्रकार माने निगेटिव प्रकार का है, तो निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन में होता है चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें बहुसंख्यक होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए,
पीएन संधि डायोड में बिना बायस होलों का विसरण कहाँ से कहाँ की ओर होता है, माने वोल्टेज यदि हम न लगाएं तो विसरण कहाँ से कहाँ की ओर होगा। तो विसरण आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे और जानते हैं कि जब कोई कण जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो उसे हम विसरण कहते हैं। अब यहाँ पर होलों का विसरण है, तो होल ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, पी में, और कम कहाँ पाए जाते हैं, एन में। मतलब ये जो होल हैं पी क्षेत्र से कहाँ की ओर जाएंगे, एन क्षेत्र की ओर। फिर यहाँ देख लेते हैं किस प्रकार की अभिनति में अर्धचालक डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो ये पश्च अभिनत हो जाता है, उसका डायोड इतना अधिक हो जाता है कि उसमें धारा ही नहीं बहती है। फिर प्रश्न है पी प्रकार के अर्धचालक किस प्रकार बनाते हैं। तो जब निध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर सत्य सत्य लिखने का। तो इन प्रश्नों को देखते हैं, देखिए कौन सत्य है कौन असत्य है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का नियंत्रित प्रवाह किया जाता है, ये सत्य है। फिर है निरंतर ऊर्जा परिवर्तन वाले ठोस में विभिन्न ऊर्जा स्तरों को ऊर्जा बैंड कहते हैं, ये भी सत्य है। यहाँ पर आपको ऊर्जा बैंड की परिभाषा भी याद कर लेना है। फिर एक आंतरिक अर्धचालक, आंतरिक जिसको निज बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, टी बराबर 0 केल्विन पर एक सुचालक की तरह व्यवहार करेगा। ये गलत है, वो सुचालक नहीं होता, 0 केल्विन ताप पर कुचालक होता है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। फिर है अर्धचालक में वांछित अशुद्धता मिलाने को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं, ये भी सत्य है। फिर देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतराल क्रमशः 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये ऊर्जा अंतराल है किसका, पहला वाला सिलिकॉन का, ये जर्मेनियम का। तो ये अलग से भी पूछ देता है कि सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल कितना होता है, जर्मेनियम के लिए ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो ये वैल्यू याद करना है आपको। मैं बोला कि ये किसी भी फॉर्मेट में आ जाएंगे तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। फिर धातु में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, यह सत्य है, उसमें ऊर्जा अंतराल 0 होता है। फिर पीएन जंक्शन के निर्माण में दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, विसरण और अपवाह, ये सत्य है। फिर इसके बाद साम्यावस्था में पीएन जंक्शन में नेट धारा 0 होती है, ये भी सत्य है। फिर पीएन जंक्शन डायोड पर लगाया गया बाह्य वोल्टेज बायस कहलाता है, ये भी सत्य है। यदि हमारे पास डायोड है, बाहर से हम वोल्टेज लगा रहे हैं तो उसको बायस कहते हैं। फिर प्रश्न है डायोड के लिए वोल्टेज में लघु परिवर्तन और धारा में लघु परिवर्तन के अनुपात को गतिक प्रतिरोध कहते हैं, ये भी सत्य है। फिर देखिए कट इन वोल्टेज जीई के लिए जर्मेनियम के लिए 0.2 वोल्ट होता है और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, ये सत्य है। इसके बाद यहाँ पर देखिए संधि डायोड में अपवाह धारा विसरण धारा के विपरीत दिशा में होती है, ये भी सत्य है। अब चलिए इसमें देखते हैं 2 अंक 3 अंक 4 अंक के, इसी से ही टुकड़े टुकड़े में 2 अंक का भी आ जाएगा, 3-4 अंक के भी प्रश्न आ जाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक की व्याख्या करिए। तो सबसे पहले चालक समझते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है या आसानी से होता है उसे हम चालक कहते हैं। जैसे धातुएं हैं, मनुष्य का शरीर है, पृथ्वी है, ये सब चालक हो गए। अब यहाँ पर ये चित्र हमको बनाना है। तो यहाँ देखिए ये वाला जो भाग है, इतना चित्र बनाते समय आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला भाग है, ये है संयोजकता बैंड, नीचे संयोजकता बैंड रहता है। जो ये ऊपर वाला भाग है ये वाला है चालन बैंड। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए ऊपर का क्या कहलाया, चालन बैंड। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है ये दोनों का है, मानिए ये आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पर आप कुछ इलेक्ट्रॉन को दर्शा तक सकते हैं, जब आप चित्र बनाएंगे तो इसे भी इसमें शामिल कर लेंगे।
यहाँ पर जो एनर्जी गैप है, ऊर्जा अंतराल है, उसका मान क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर सीधा है कि ये संयोजकता बैंड और चालन बैंड कैसे होते हैं? आंशिक रूप से भरे होते हैं, अतिव्याप्त होते हैं, इसलिए सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या आ जाता है कि चालक की ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या करिए। तो जो चित्र में दिख रहा है उसी को बोलना है। इनमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड अतिव्याप्त होते हैं। देख लीजिए ये वाला हिस्सा अतिव्याप्त का है, ये अतिव्याप्त है। अतिव्याप्त का मतलब होता है आपस में मिले हुए हैं। इनके बीच वर्जित अंतराल नहीं होता है। तो देख लीजिए इसके वर्जित अंतराल का मान Eg का मान क्या होता है? शून्य होता है। मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं है, जिससे चालन बैंड आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है। ये देखिए चालन बैंड में भी ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो है ही। संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में भी हैं। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालन बैंड के स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से जो चालक होता है उसमें धारा प्रवाहित इसीलिए होती है कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे पर अतिव्याप्त होते हैं। अब हम अगले भाग में आते हैं, ये है अर्धचालक। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालक और सुचालक के बीच होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये ईसी माने कंडक्शन बैंड, ये है चालन बैंड, और ये वाला है ईवी माने ये हो गया संयोजकता बैंड, और ये जो बीच का हिस्सा है ये है वर्जित अंतराल। बस इसी को मिला के लिख देना है। इनमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच वर्जित अंतराल कम होता है। ये जो गैप है ये दो क्या है? कम है। शून्य केल्विन ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, जिससे ये कुचालक होते हैं। तो शून्य केल्विन ताप पर कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा तो ये तो संयोजकता बैंड में मौजूद है, पर ये वहाँ नहीं जा पाता है, किसमें? चालन बैंड में, इसलिए क्या होता है? कुचालक होता है। पर कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, जिससे होल एवं इलेक्ट्रॉन बनते हैं। तो होल जो है बैटरी के धनावेश की ओर चले जाते हैं ना। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन वर्जित अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात ये सुचालक होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है शून्य केल्विन ताप पर जो अर्धचालक है कुचालक है, लेकिन ये उच्च ताप पर कुछ बंध टूट जाएंगे, जिससे होल इलेक्ट्रॉन बनते हैं, जो वर्जित अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं और इसमें धारा बहने लगती है। इसके बाद यहाँ पर हम अगला भाग चलते हैं, कुचालक। इसी को विद्युत रोधी भी बोलते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जैसे अधातुएं हैं, कांच है, लकड़ी है, अभ्रक है, शुद्ध जल है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ जो ऊपर का हिस्सा बना है ये चालन बैंड है, और जो ये नीचे का हिस्सा है संयोजकता बैंड है। यहाँ पर आपको वर्जित अंतराल में काफ़ी गैप दिखाना है, ताकि पता चले कि इनका वर्जित अंतराल अधिक होता है। बस इसमें अब लिख देंगे, इनमें चालन बैंड तथा संयोजकता बैंड के बीच वर्जित अंतराल अधिक होता है। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन वर्जित अंतराल को पार करके चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिससे धारा प्रवाहित नहीं होती। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और इसमें हम इसको भेजना भी चाहे तो नहीं जा पाता, कुछ दूर जाएगा, कूद के यहीं गिर जाएगा, क्योंकि इसका गैप क्या है? बहुत ज़्यादा है। इस तरह से ये टुकड़े टुकड़े में भी आ सकता है कि चालक का ऊर्जा बैंड के आधार पर व्याख्या करिए तो सिर्फ आपको चालक का करना है, और यदि अर्धचालक का पूछे तो अर्धचालक का करना है, तीनों का पूछ दे तो तीनों आपको व्याख्या करना है। इस तरह से चित्र बना बना के आपको बताना होगा। अब यहाँ अगला प्रश्न है, इस साल का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसको देखिए, प्रश्न क्या है? एन प्रकार एवं पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो यहाँ एन प्रकार का अर्धचालक माने निगेटिव टाइप का, ऋणात्मक अर्धचालक ये है पॉजिटिव टाइप का अर्धचालक, धनात्मक अर्धचालक। तो क्या है पहला बिंदु? शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी जैसे आर्सेनिक, Sb, P
अशुद्धि मिलाने पर n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। अब यदि पंच संयोजी के बाद ये कोष्टक में जो लिखा है आपको याद न आए तो नहीं लिखना है, जबरदस्ती कुछ भी नहीं लिखना है। मतलब आपको जब सही सही मालूम हो तब ये लिखना आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, और नहीं हो तो इसको छोड़ देना है। फिर है शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर n प्रकार का अर्धचालक, ये p प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या मिलाएंगे, त्रिसंयोजी अशुद्धि तो p बनेगा, और पंच संयोजी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, n बनेगा। अब अगले हिस्से में है कि इसमें n प्रकार में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अल्पसंख्यक, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। इसमें होल होते हैं तो कम होते हैं, इसमें होल जो है अधिक होते हैं पी प्रकार में। इसमें जो एक विशिष्ट दाता ऊर्जा स्तर बनता है वो चालन बैंड के नीचे बनता है, और इसमें जो विशिष्ट ऊर्जा स्तर ग्राही बैंड बनता है वो संयोजकता बैंड के ऊपर बनता है। इसमें प्रति परमाणु अशुद्धि मिलाने पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इसमें शेष बच जाता है, इसलिए तो इसको निगेटिव टाइप बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी को हम धनावेश से दर्शाते हैं, इसलिए इसको पॉजिटिव टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस तरह से ये 4-5 अंतर हैं। जैसे प्रश्न में आएगा 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, उसके हिसाब से आप इसके पॉइंट को लिखेंगे। अब चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। पीएन जंक्शन या पीएन संधि डायोड का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। इसमें अवक्षय परत, विसरण धारा, अपवाह धारा, रोधिका विभव को समझाना है। तो इस तरह से इसमें 4 चीज़ें हैं, यहाँ मैं 3 लिख दिया, ये 4 ही है। तो चलिए देखते हैं पीएन जंक्शन का निर्माण। पीएसआई वेफर माने पी प्रकार का अर्धचालक है। वेफर का मतलब होता है ये पतली पट्टी जैसे है, जैसे बिस्कुट में भी छोटा छोटा छेद हल्का हल्का रहता है, हल्की रहती है, तो पतली परत को ही हम क्या बोलते हैं, वेफर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पीएसआई वेफर है, मतलब यहाँ पर पी प्रकार का अर्धचालक है, उसकी पट्टी है कि एक और पंच संयोजी अशुद्धता की छोटी मात्रा, इसके ऊपर हम जो है जैसे 2 हिस्से होंगे तो ऊपर वाले हिस्से में या नीचे वाले हिस्से में पंच संयोजी की छोटी मात्रा मतलब n प्रकार के अर्धचालक की डोपिंग करते हैं, और इसके बीच में धातु का एक जंक्शन लगा देते हैं। तो इस युक्ति को पीएन संधि डायोड कहते हैं। तो इसका ऐसा समझ लीजिए, ये एक धातु का टुकड़ा है, यहाँ पर हम पी प्रकार का अर्धचालक लगा दिए हैं, और इसके दूसरी ओर हम किसका लगा रहे हैं, एन प्रकार का अर्धचालक लगा रहे हैं, दोनों को जोड़ दे रहे हैं। किस विधि से, डोपिंग विधि से। तो इसे पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, जब पीएन जंक्शन के निर्माण होता है तो इसमें 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक होता है विसरण और दूसरा होता है अपवाह। तो प्रारंभ में विसरण धारा अधिक और अपवाह धारा कम होती है। जैसे जैसे विसरण प्रक्रिया जारी रहती है, संधि के दोनों ओर स्थित आवेश क्षेत्र विस्तारित होते हैं, जिससे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अपवाह धारा बढ़ती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जबकि विसरण धारा और अपवाह धारा बराबर ना हो जाए। तो जैसे ही हम पीएन जंक्शन बनाते हैं तो पहले तो आपको यही समझना है कि इसमें 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, एक विसरण की प्रक्रिया होती है और एक अपवाह की प्रक्रिया होती है। इसके बाद इसको आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं आवश्यकता नहीं है। इसको अब हम अलग से समझेंगे कि विसरण क्या होता है, अपवाह क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले ये देख लीजिए, ये पी प्रकार का अर्धचालक है, ये एन प्रकार का अर्धचालक है। यहाँ से पी में ये समझना है कि इसमें होल ज़्यादा होंगे, और इसमें क्या ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, और होल कैसे होंगे, कम होंगे। तो बस इसी को समझ करके आगे के टॉपिक को समझना है, और ये अलग अलग भी आ सकता है, ये भी समझना। जैसे यहाँ पर मैं अवक्षय परत लिखा हूँ तो प्रश्न में अलग से आ सकता है 2 नंबर में कि अवक्षय परत किसे कहते हैं, इसलिए मैं 2 नंबर के प्रश्न आपको नहीं बताया, क्योंकि आप इसी के भीतर से छांट के लिखेंगे। तो ये है अवक्षय परत, या इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्रासी क्षेत्र।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विसरित होते जाते हैं। तो यहाँ पर समझिए, चित्र में भी देखते जाइए, जो इलेक्ट्रॉन है ये एन से कहाँ की ओर जाएंगे, पी की ओर, और जो होल हैं वो पी से कहाँ की ओर जाएंगे, एन की ओर, माने अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाते हैं, तो हम उसको विसरित कहते हैं। तथा यन क्षेत्र पर धनात्मक आवेश की एक परत बन जाती है। तो देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र से कहाँ की ओर जाते हैं, पी क्षेत्र की ओर जाते हैं, तो यन क्षेत्र पर धनात्मक आवेश की एक परत विकसित हो जाती है। इसी प्रकार जैसे जैसे पी क्षेत्र से होल पी क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, तो पी क्षेत्र पर ऋणात्मक आवेश की एक परत विकसित हो जाती है। इस प्रकार संधि के दोनों ओर स्थित आवेश स्थान क्षेत्र ह्रासी या अवक्षय परत कहलाता है। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पर मान के चलिए, यहाँ पर जब हम जोड़ के इस तरह से रखते हैं, तो पी क्षेत्र से होल एन की ओर जाते हैं और यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी की ओर आते हैं। तो जब आते हैं तो इसके संधि के दोनों ओर, जैसे यहाँ से पी से होल गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ जाएगा, इसी तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर होल छोड़ जाएगा। तो इस तरह से एक परत बन जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, अवक्षय परत कहेंगे। इसकी मोटाई जो होती है 10 की घात -5 से 6 मीटर तक होती है। अब अगला हिस्सा विसरण धारा है। फिर से वही लाइन बोलना है। पीएन जंक्शन के निर्माण के दौरान होल पी क्षेत्र से यन क्षेत्र की ओर और इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं, जिससे जंक्शन पर या संधि पर धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। चित्र को देखिए, क्योंकि समझने वाला भाग है। यहाँ पर देखिए, एन है तो इलेक्ट्रॉन और पी है तो यहाँ क्या आएगा, होल। तो इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है यन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी की ओर जाता है और पी क्षेत्र से होल इधर की ओर जाता है, एन क्षेत्र की ओर, माने विसरित होता है। तो इसके कारण जो धारा बहती है उसे हम क्या कहते हैं, विसरण धारा। इसके बाद हमारे पास है अपवाह धारा। तो संधि के यन क्षेत्र पर अचल धनात्मक आवेश क्षेत्र और पी क्षेत्र पर अचल ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र विकसित होता है, जिससे क्षेत्र के कारण पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन यन क्षेत्र की ओर और यन क्षेत्र के होल पी क्षेत्र की ओर गति करते हैं, जिसके कारण संधि पर धारा प्रवाहित होती है। इसे अपवाह धारा कहते हैं। अब चलिए चित्र में देखते हैं। अभी हम देखें कि ये पी क्षेत्र में क्या बचा है, इलेक्ट्रॉन, माइनस है माने इलेक्ट्रॉन, और यन क्षेत्र में क्या बचा है, होल बचा है। तो यही है कि यन क्षेत्र के जो होल हैं वो पी क्षेत्र की ओर, और जो पी क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो एन क्षेत्र की ओर जाने लगते हैं। तो इस धारा को हम क्या कहेंगे, अपवाह धारा। माने ये विसरण धारा के विपरीत होती है। विसरण धारा जो है इधर की ओर जा रही है, होल से कहाँ की ओर, इलेक्ट्रॉन की ओर, और जो अपवाह धारा है ये इसी के उल्टा आ रही है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों धारा बराबर न हो जाए। तो यन क्षेत्र में क्या बचा रहता है, धनात्मक आवेश बचे रहते हैं। पी क्षेत्र में अचल ऋणात्मक आवेश बचे रहते हैं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र विकसित हो जाता है। तो पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो बड़े बड़े तो चले गए, होल चले गए, तो अब कौन बचा, इलेक्ट्रॉन। और यन क्षेत्र के होल गति करते हैं और संधि पर मिलते हैं, जिससे धारा बहती है। इसे अपवाह धारा कहते हैं। और मैं बता रहा हूँ, अपवाह धारा विसरण धारा परीक्षा में अलग से पूछा जा सकता है 2 नंबर में, इसमें तो मैं इकट्ठा बता रहा हूँ। फिर है प्रश्न रोधिका विभव। तो संधि के यन क्षेत्र पर अचल धनात्मक आवेश क्षेत्र और पी क्षेत्र पर अचल ऋणात्मक आवेश क्षेत्र के कारण संधि पर विभवांतर उत्पन्न होता है। इसकी ध्रुवता इस प्रकार होती है कि वह आवेश वाहकों के प्रवाह का विरोध करता है। इसे रोधिका विभव कहा जाता है। तो इस चित्र में फिर से देखिए, इस चित्र में कुछ चीज़ें मैं हटा दूं तब फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए
कि जब होल जो है पी क्षेत्र से एन की ओर चले गए और इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र से पी की ओर आ गए तो क्या होता है। यहाँ पी क्षेत्र में क्या बचा है, पी क्षेत्र में हमारे पास क्या बचा है, पी क्षेत्र में हमारे पास बचा है इलेक्ट्रॉन और एन क्षेत्र में क्या बचा है, होल। तो ये अचल होते हैं, चलने लायक नहीं होते हैं। तो इनके बीच का जो विभवांतर होता है, जैसे ये माइनस वाला हो गया, ये प्लस वाला हो गया, इस विभवांतर को ही हम क्या बोलते हैं, रोधिका विभव। तो आपको क्या बोलना है, पी क्षेत्र में अचल ऋणात्मक आवेश और एन क्षेत्र में अचल धनात्मक आवेश शेष बचते हैं। इन दोनों के बीच के विभव को रोधिका विभव कहते हैं, क्योंकि ये विसरण धारा के प्रवाह को रोकता है, इसलिए इसका नाम रोधिका विभव होता है। तो इस तरह से आपको लिखना है और ये भी समझना है कि ये यदि अलग अलग आए तो आपको अलग अलग लिखना है। अब हम आगे प्रश्न में है, प्रश्न है पीएन संधि डायोड में, ये 2 बार हो गया, अग्र अभिनत और पश्च अभिनत को समझाकर धारा प्रवाह का अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। तो 4 नंबर में आए तो आपको पीएन संधि डायोड बताना है, अग्र अभिनत भी बताना है, पश्च अभिनत भी बताना है, उसका ग्राफ भी बताना है। तो ये क्या है अग्र अभिनति, जब पीएन संधि डायोड पर बाह्य वोल्टेज आरोपित किया जाता है कि पी क्षेत्र बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और एन क्षेत्र बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हो तो इसे अग्र अभिनत कहते हैं। यहाँ सिंपल सा है, ये चित्र आप देखेंगे इससे परिभाषा बन जाएगी। ये डायोड है, इसका ये वाला भाग P है और ये वाला भाग N है। तो यहाँ पर जो P वाला भाग है, P क्षेत्र है, बैटरी के किस से जुड़ा है, धन से, माने पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा है, और जो N क्षेत्र है किससे जुड़ा है, निगेटिव से जुड़ा है। तो इसे हम अग्रभिनत कहते हैं। तो सीधे सीधे कि जब डायोड का पी क्षेत्र बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हो या धन टर्मिनल से, और एन क्षेत्र बैटरी के ऋण सिरे से या ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो, तो इसे हम अग्रभिनत कहते हैं। अब अग्रभिनत की थोड़ी सी कार्यविधि भी लिखना है कि अग्रभिनत में यदि हम आरोपित वोल्टता में वृद्धि करते हैं, जो भी वोल्टेज लगा रहे हैं उसकी वोल्टेज को यदि हम बढ़ाएं तो क्या होता है, अवरोध की ऊंचाई कम हो जाती है, माने जो इसमें प्रतिरोध होता है वो नहीं लगता है। अवक्षय पर्त की चौड़ाई भी क्या हो जाती, कम हो जाती है। अब बैटरी के ऋण सिरे से, थोड़ा सा चित्र को देखेंगे तो सरल रहेगा इसको, ये बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, और बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर चलने लगते हैं, जिससे संधि पर धारा बहने लगती है और ये अल्पसंख्यक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जैसे देखिए, बैटरी के ऋण सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर अवक्षय क्षेत्र को पार करके पी क्षेत्र, जहां इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार बैटरी के धन सिरे से पी क्षेत्र के होल प्रतिकर्षित होकर अवक्षय क्षेत्र को पार करके एन क्षेत्र में चले जाते हैं, जहां ये अल्पसंख्यक होते हैं। तो इस प्रक्रिया को अल्पसंख्यक अंतः निक्षेपण कहते हैं। अब इसे कैसे समझें, आप ये समझिए कि ये मेरे पास डायोड है। अब इस डायोड में एक भाग जो है पी क्षेत्र का है, एक भाग एन क्षेत्र का है। तो पी को हम जोड़े हैं प्लस से, पी में पहले से प्लस होता है, एन में पहले से माइनस होता है, और इसको हम जोड़े हैं किससे, माइनस से। तो जो पी क्षेत्र के होल होते हैं प्रतिकर्षित होंगे, प्लस होंगे तो प्रतिकर्षित होंगे कहाँ जाएंगे, संधि की ओर। इसी तरह से यहाँ एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये भी प्रतिकर्षित होकर कहाँ जाएंगे, संधि की ओर। तो इनके आने जाने से ये धारा बहने लगेगी, माने इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, अल्पसंख्यक इलाके में चला गया, यहाँ घुस जाएगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं अल्पसंख्यक वाहक अंतःक्षेपण। तो इस क्रिया में मिली एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होती है, एम माने मिली एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होती है। इसे अग्रधारा कहते हैं, जो होल विसरण धारा और इलेक्ट्रॉन विसरण धारा के योग के बराबर होती है। तो जो अग्रधारा का मान है, तो जो होल के कारण धारा निकलती है और जो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा निकलती है, दोनों धाराओं को जोड़ देंगे हम, तो ये कौन सी धारा बन जाएगी, अग्रधारा बन जाएगी।
अब यहाँ पर हमको उत्क्रम अभिनत पढ़ना है या पश्च अभिनत, तो उसी का उल्टा है। जब पीएन संधि डायोड पर बाह्य वोल्टता इस प्रकार आरोपित की जाती है कि यन क्षेत्र बैटरी के धन से जुड़ा है, माने निगेटिव वाला पॉजिटिव से जुड़ा हो, और जो इसका पी क्षेत्र है वो ऋणात्मक टर्मिनल से, माने पॉजिटिव वाला निगेटिव से जुड़ा हो, तो पश्चाभिनत। उल्टा उल्टा हम जोड़ देते हैं तो ये पश्चाभिनत कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे चित्र में, ये डायोड है, ये इसका पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। तो पी वाला किससे जुड़ गया है? माइनस से। उल्टा जुड़ गया ना, पॉजिटिव वाला निगेटिव से। और यहाँ जो एन क्षेत्र है किससे जुड़ गया? धन से हो गया, माने निगेटिव वाला धन से जुड़ गया। तो इस तरह से जब उल्टा उल्टा जोड़ दिए तो इसको हम बोलेंगे पश्चाभिनत। अब पश्चाभिनत में यदि हम आरोपित वोल्टता में वृद्धि करते हैं तो अवरोध की ऊंचाई बढ़ती है, माने प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, अवक्षय परत की चौड़ाई भी बढ़ जाती है। अब देखिए बैटरी के धन सिरे से, यहाँ धन है ना, और यन में क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो ये धन वाला ऋण वाला प्रतिकर्षित करेगा कि आकर्षित? तो यहाँ पर यही है कि बैटरी के धन सिरे से एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। इसी तरह से पी क्षेत्र में होल पाए जाएंगे ना, प्लस वाले, तो ये पी क्षेत्र को होल आकर्षित होकर के बैटरी के ऋण सिरे की ओर जाते हैं, माने ये संधि से दूर चले जाते हैं, जिससे संधि पर धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन संधि के विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होती है कि पी क्षेत्र पर स्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन और यन क्षेत्र में स्थित अल्पसंख्यक होल अपनी यादृच्छिक गति के कारण संधि के निकट आ जाते हैं और बहुसंख्यक क्षेत्र में बहने लगते हैं, जिससे म्यू ए कोटि की धारा प्रवाहित होती है, जिसे पश्च धारा कहते हैं। तो हम पिछली बार देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षित होकर संधि की ओर जाते थे, होल भी प्रतिकर्षित होकर के संधि की ओर जाते थे, जिससे धारा बहती थी। उत्क्रम अभिनत में जो इलेक्ट्रॉन और होल हैं वो संधि से दूर चले जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और धारा उसमें नहीं बहती है। लेकिन जो उसमें अल्पसंख्यक आवेश बचते हैं, जैसे पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन बचते हैं, एन क्षेत्र में अल्पसंख्यक होल बचते हैं, तो इनमें जो यादृच्छिक गति होती है, यादृच्छिक का मतलब होता है अपने मन के अनुसार जो गति होती है, उसे उससे धारा बहती है, तो उस धारा को हम पश्च धारा कहते हैं। अब इसका अभिलाक्षणिक वक्र भी पूर्ण देता है, तो अभिलाक्षणिक वक्र समझिए। सबसे पहले अग्र वोल्टेज में देखिए, यदि हम अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, अग्र धारा का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, और अग्र वोल्टेज के एक निश्चित मान को पार करने के बाद अग्र वोल्टेज में बहुत कम वृद्धि होने पर भी अग्र धारा का मान घातांकी रूप से बढ़ जाता है। इसे अभिलाक्षणिक वोल्टेज को देहली थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेज कहा जाता है। चलिए यहाँ पर हम देख लें, ये है चित्र बना हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे जैसे यहाँ पर ये वोल्टेज है, इसको मैं प्लस भी लिख देता हूँ, ये माइनस भी। मानिए अग्र वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, अग्र धारा का मान धीरे धीरे बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज पर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। तो जिस वोल्टेज पर बढ़ता है इसी को हम बोलते हैं कट इन वोल्टेज। अब यहाँ पर हम दूसरा देख लेते हैं, ये पश्च अभिनत है। तो ये पश्च वोल्टेज बढ़ाने पर पश्च धारा लगभग स्थिर रहती है, ये ज़्यादा अंतर नहीं आता है, जिसे प्रतीप संतृप्त धारा कहते हैं। पश्च वोल्टेज एक निश्चित मान को पार करने के बाद पश्च वोल्टेज में बहुत कम वृद्धि होने पर भी पश्च धारा घातांकी रूप से बढ़ जाती है। इसे अभिलाक्षणिक वोल्टेज को भंजन वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्राफ बना है। यदि हम इसको धीरे धीरे ऐसे करते जाएं, वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो ये धारा का मान लगभग स्थिर रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं करना है, इस तरह से स्थिर रहता है। इस धारा को हम क्या बोलेंगे? प्रतीप धारा। पर अचानक एक विशेष वोल्टेज पर ये बढ़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं भंजक वोल्टता। अब चलिए इसका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। वैसे पिछले साल पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आ गया था, पर अर्ध तरंग का यहाँ पर हमको देखना है। तो प्रश्न है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करिए। नामांकित रेखा चित्र बनाना है, कार्यविधि है, निवेशी निर्गत वक्र है।
इस तरह से चित्र है, ये चित्र आप देख सकते हैं। यदि आपको अलग से इसका समझना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को देख लें अर्धतरंग दिष्टकारी का, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं इसलिए मैं थोड़ा कम डिटेल में ये सब बता रहा हूँ। तो चलिए इसकी कार्यविधि को देखते हैं। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो अन्योन प्रेरण के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो रहा है। ये भाग है, ये ट्रांसफार्मर का हिस्सा है, ये इसकी प्राथमिक कुंडली है, ये इसकी द्वितीयक कुंडली है। जब इसमें एसी वोल्टेज लगाते हैं माने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाते हैं तो द्वितीयक कुंडली में भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। ये तो इसका भाग हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जब इसका धनात्मक चक्र चलता है, जानते हैं आप कि यहाँ निवेशी वाले में क्या होगा कि यहाँ पर एक धनात्मक चक्र होता है, एक ऋणात्मक चक्र होता है। तो जब धनात्मक चक्र चलेगा तो ए धनात्मक हो जाएगा बी के सापेक्ष, जिससे ये अग्रभिनत हो गया। क्योंकि ये पी है ना, पीछे पी वाला होता है, एन है, पी को पॉजिटिव मिल जाए तो अग्रभिनत होगा, तो इससे धारा बहेगी। और जब इसका ऋणात्मक चक्र चलेगा तो जो ए है ये बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाएगा। अब पी वाला जब ऋण से जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, पश्चाभिनत, और इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस प्रकार हमको एक चक्र में धारा मिलेगी, एक चक्र में धारा नहीं मिलेगी, तो हम इसे अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। चलिए अब लिखने का तरीका तो यहाँ पर देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक हो जाता है, जिससे डायोड अग्रभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित होती है। ऋणात्मक अर्धचक्र में ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड पश्चाभिनत हो जाता है और इससे धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस प्रकार धनात्मक चक्र में हमको धारा प्राप्त होती है और ऋणात्मक चक्र में धारा प्राप्त नहीं होती है। इससे पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग दिष्टकारी कहते हैं। इसके बाद हमको ये निर्गत निवेशी वक्र बनाना है। तो ये जो ऊपर वाला है ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का है। इसमें दोनों चक्र होते हैं, धन भी जाएगा ऋण भी जाएगा, इस तरह से बराबर बराबर बना देना है। और ये निर्गत वोल्टेज है, जब धन होता है तब हमको ये मिलता है, ऋणात्मक में पश्चाभिनत होता है तो धारा नहीं मिलती है, फिर ये धनात्मक आएगा तो हमको मिलेगी। इस तरह से निर्गत निवेशी वक्र कहलाता है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, एक बार अलग से नोट करके देख लेंगे।